हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। आज हम बात करेंगे आपका 12 क्लास का फिजिक्स के बारे में। जो पहला अध्याय था उसी के बारे में हम बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश। लेकिन ये वीडियो जो है हम थर्ड पार्ट यानी पार्ट 3 ये वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं। उनमें इस सब का बात किए हैं, हम ये सवाल किए हैं कूलम लॉ, उसके बाद विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, ढेर सारी चीज़ बात किए हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, या तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में यानी लास्ट स्क्रीन में वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा या तो वीडियो के यहाँ पे जो आएगा आपका आई बटन आएगा वहाँ पे आप देख लीजिए, तो वहाँ पे भी ये वीडियो आपको उसके वाला पहले वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये वीडियो खास करके यूट्यूब पर तो ऐसे समझाने वाले ढेर सारे वीडियो इससे मिल जाएगा आपको, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे भी और साथ ही साथ नोट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये नोट आप लिख सकते हैं या तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट मेरे चैनल में ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो ये ऑलरेडी मिलते जा रहा है, क्योंकि हम कम्युनिटी टैब में इसका PDF हम लिंक दे देते हैं, जिसमें क्या होते हैं जो स्टूडेंट ज्वाइन किए होते हैं सिर्फ वही उसी को मिलते हैं, क्योंकि मेंबरशिप में ही वो सिर्फ हम पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें अदर जो स्टूडेंट है या जो सब्सक्राइबर है, मेरा ऑलरेडी बहुत सारे ढेर सारे सब्सक्राइबर है, तो वो सिर्फ देख पाएंगे वीडियो को, लेकिन इसका PDF नहीं ले पाएंगे। तो अपना क्लास वाइज जो जिनसा क्लास है आप जाइएगा, बहुत कम ही है, और उसमें ज्वाइन करने पर वो पैसा पे करने पर 1 महीना तक आपको ये रहेगा। तो हर रोज़ आपको वीडियो मिलेगा और जॉइंट बटन से आपको ढेर सारी चीज़ सुविधा मिलेगा। उसको में आप लाइव बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पे ढेर सारी आपको फैसिलिटी दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका विद्युत क्षेत्रों के अभिप्राय के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, विद्युत क्षेत्र का अभिप्राय का अर्थ होता है विद्युत क्षेत्र जो है उनका एक्चुअल मतलब क्या है। तो किसी भी विलगित निकाय, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश विद्युत बल्ब की दिशा ज्ञात करने में विद्युत क्षेत्रों का सार्थक उपयोग होता है। यानी किसी भी अगर निकाय होंगे तो उसमें विद्युत क्षेत्रों जो होंगे यानी आवेश का विद्युत बल की जो दिशा होगा वही चीज़ आपको विद्युत क्षेत्रों में आप उसका उपयोग कर पाएंगे या उसको जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q परिमाण का एक आवेश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Q परिमाणिक का एक आवेश है। तो ये इसको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसका एक ऐसे डायरेक्शन होगा, ये आपका विद्युत क्षेत्र। और हमेशा जानते हैं कि विद्युत क्षेत्रों को हम इसी तरह से सिंबल से हम ही उसको डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखा जाए तो उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्रों की दिशा में होगी। मान के चलिए यहाँ पे एक विद्युत ऐसे इस तरह का जब भी सिंबल होगा समान कैटेगरी का, तो आप उसको समझ लीजिएगा कि ये विद्युत क्षेत्रों को दर्शा रहा है। और विद्युत क्षेत्रों में अगर हम पॉजिटिव आवेश ऐसे रखेंगे तो उसका जो दिशा होगा विद्युत माने आवेश की जो दिशा होगा विद्युत बल दिशा, वो आपका विद्युत क्षेत्रों की ही अनुदिश होंगे। और ये आपका एक फार्मूला भी यहाँ से बन जाएगा कि देख सकते हैं A बराबर QE, यानी Q जो होगा वो आपका विद्युत आवेश यानी जो आवेश रहेगा उसका परिमाण, और विद्युत क्षेत्र जो होंगे उसका परिमाण के गुणनफल के बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ बात है, देख सकते हैं, यदि किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्रों में रखे तो वह विद्युत क्षेत्रों की विपरीत दिशा में, ऋण आवेश को रखे तो उसके विपरीत दिशा में गति करता है। उसी तरह हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र मान के चले ऐसे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम -1 आवेश रखेंगे तो देखिए इसका जो है विद्युत क्षेत्रों की बल दिशा इधर हो जा रहा है, ठीक है। तो आवेश की जो दिशा होंगे वो विपरीत होंगे, अर्थात उस पर विद्युत क्षेत्रों की दिशा से विपरीत दिशा में बल लगता है, तो विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्रों का जो अभिप्राय था वो आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विद्युत क्षेत्रों रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है। विद्युत क्षेत्रों रेखाएं इसको कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों के परिमाण को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्रों की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी इसको विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं भी कह सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन का मकसद है वो यही समझा रहा है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों का परिमाण को व्यक्त करता है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे हैं, किसी भी बिंदु पर यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा,
विद्युत क्षेत्रों का जो परिमाण है उसी को यहाँ पे वो व्यक्त करेंगे। चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के खातिर आपको एक डायग्राम से समझाएंगे। मान के चलिए यहाँ पे प्लस आवेश है, इधर माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्रों की बल रेखाएं जो है ऐसे जाएंगे और ऐसे घूमेंगे। तो किसी भी एक बिंदु पर अगर आप ले लेंगे, जैसे यहाँ पे E1 है, ठीक है, यहाँ पे E2 ले लीजिए, किसी भी बिंदु पर ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको एक दिशा दिखाएंगे और वहीं पे आपको क्या होगा, विद्युत क्षेत्रों का परिमाण को व्यक्त करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अगर इस चैनल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको हम बता दें कि इस चैनल में बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी हेल्प इसमें किया भी जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट, ढेर सारे स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो भी चुके हैं। अगर आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर या तो वीडियो में जाकर आप ओल्ड वीडियो देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि किस तरह यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर टाइपिंग के साथ और गारंटी के साथ इंपॉर्टेंट दिया जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। खास करके 12 और मैट्रिक के लिए काफ़ी मेहनत करके इस चैनल के जरिए आप लोग को हेल्प किया जाता है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मेरा कहना ही है कि अभी सब तैयारी करते रहिए। और तो विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के गुण या विशेषता या गुणधर्म इस तरह करके एक सवाल आपको जरूर देगा और उसमें कुछ पॉइंट लिखना होगा। तो इसमें पॉइंट को लिखकर उसको पॉइंट को डीलिंग भी किया गया है और उसको एक डायग्राम के जरिए, पिक्चर के जरिए आपको समझाया भी जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये एक ऑनलाइन पढ़ाई का ही एक माध्यम इसको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे 5-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ये नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते, नोट भी कंप्लीट नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा हम इसको खींचेंगे। तो चलिए, विद्युत क्षेत्रों रेखा जो है धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गया, विद्युत बल रेखाओं के या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी कह सकते हैं, बल रेखाओं रेखा भी कह सकते हैं। तो इसका जो एक गुण हुआ कि माइनस आवेश में निकालेगा ना, प्लस आवेश से निकालेगा और माइनस आवेश में वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे ये कर रहा है। यदि एकल आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त हो जाती है। यदि एकल आवेश होगा, यहाँ पे दी आवेश है, यानी प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, इसलिए यहाँ पे पता चलता है। लेकिन यदि एकल आवेश हो तो अनंत से वो निकलेगा और अनंत पर जाकर वो समाप्त होगा। अनंत मतलब यहाँ अगर प्लस आवेश है तो इधर से कई दूर से ये निकलेंगे और कई दूर पर वो जाकर समाप्त हो जाएगा। अनंत का डेफिनेशन जो ये होता है उसके राशि होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, अर्थात ये मार्ग में टूटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं जो होते हैं वो सतत होती है। सतत मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यू का अर्थ होता है, इसको हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, यहाँ से वो निकलने के बाद यहाँ कहीं पे कट नहीं आया और कटने के बाद ऐसे घुमा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हम गैप दिए हैं, इस तरह का गैप कोई यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये बीच में कहीं अपने रास्ता को या अपनी मार्ग को नहीं टूटते हैं। 3 नंबर पॉइंट, 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं या काटती नहीं हैं, क्योंकि काटन बिंदु पर ही एक ही समय पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, विद्युत बल रेखा 2 को यहाँ पे हम दर्शाए हैं। इस दोनों रेखाओं को आप देखेंगे, देखने के बाद आपको पता हो जाएगा कि एक दूसरे को जो कटे हैं, तो कटन बिंदु पर अगर हम देखेंगे स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो एक इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि विद्युत क्षेत्रों की बल रेखाएं अलग अलग दिशा में जा रही है, लेकिन अलग अलग दिशा में कभी नहीं जाती हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों की 2 दिशाएं इंगित करती है, इंगित होती है, जो कि संभव नहीं है, ये असंभव है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। 4 नंबर पॉइंट, यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं बंद लुप्त नहीं होती हैं। ठीक है, बंद लुप्त का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि मान के चले इधर से गए और इधर से जाकर फिर ऐसे अंदर से एक ऐसे करके लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, वे आवेश से निकलकर ऋणावेश यानी धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, गल वक्र नहीं बनाती हैं। जैसे आपको ऊपर के डायग्राम में हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा आपको यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है कि ऐसे गया और फिर ऐसा आया, ऐसा फिगर में नहीं है। ऊपर से जाया, नीचे से भी गया, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर से गया नीचे से आया, नीचे से गया ऊपर से गया, ऐसा नहीं है। यानी बंद ऐसे करके लूप का वो सिंबल नहीं बनाएंगे, लूप का सिंबल यानी गोल का सिंबल नहीं बनाएंगे। धनावेश से निकलेगा, ऋणावेश पे जाकर वो समाप्त हो जाएंगे।
यहाँ पे फिर कुछ उसको डील किया गया। ये विद्युत क्षेत्रों की संरचनात्मक प्रकृति को घातक सूचक है, यानी सूचक है इसको। विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थों से परांगित हो जाते हैं लेकिन चालक से नहीं। यानी विद्युत बल रेखा जो होंगे अगर वो कुचालक पदार्थ होंगे तो उसमें क्या होगा, परगमित हो जाता है, यानी उससे पार हो जाते हैं, लेकिन पदर से नहीं होता है। एक विद्युत आवेश Q से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है, यानी इस तरह का होंगे। ये एक आपको फार्मूला या ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। चलिए यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक सवाल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है। कई बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। धातु का बना एक गोला, एक ठोस गोला एक समंगी विद्युत क्षेत्रों में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई है तो बल रेखाएं हैं। तो कौन सा बल रेखा इसमें सही होगा? लेकिन ये क्या है, धातु का बना हुआ है। तो धातु का बना हुआ मतलब ऐसे आर पर हो गया है, लेकिन यहाँ पे आर पर नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है ये आपका जो 20 नंबर में तिरछा हुआ है वही वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 होगा। या तो यहाँ पे आपका एक ये है 4 है, इसको भी आपको देखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट को हम देख लेते हैं, क्या कंसेप्ट में लिख रहा है। विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कभी भी धातु के अंदर से गमन नहीं करते हैं। तो धातु के अंदर से गमन नहीं करते हैं, इसका 4 नंबर आंसर होगा 4। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये आपका वही चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काफ़ी स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत भी होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम आपको डिटेल से इसको समझाएंगे। तो दो समान परिमाण के आवेश, ठीक है, इसको हम डेफिनेशन को धीरे धीरे आपको ये समझाएंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। देख लीजिए इसको, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश विद्युत अल्पतम दूरी पर, ठीक है, अल्पतम दूरी पर रखा हो तो वे विद्युत द्विध्रुव हैं। तो वे द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि दो समान परिमाण का आवेश होगा। तो Q1 Q और Q दोनों समान परिमाण के हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। और दोनों आवेशों के बीच जो हो वो दूरी बहुत अल्पतम दूरी होंगे। तो वहाँ पे जो सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं उसी सिस्टम को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आपको दिया गया है। यहाँ पे दर्शाता है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान बहुत अधिक यानी लगभग अनंत तथा आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम यानी लगभग 0 होना चाहिए। यानी आवेश जो है वो आवेश का मान जो है बहुत अधिक हो सकता है, यानी आवेश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो और उसके बीच की दूरी कम हो। तो अब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे डील करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी की गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत यहाँ पे पूछा जा रहा है यानी बोल रहा है कि आवेश के जो परिमाण होंगे तथा उनके बीच की जो दूरी होंगे उन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए विद्युत आवेश का परिमाण Q हो गया और उसका दूरी जो है 2a है। तो Q बराबर 2a, यही सी को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो यहाँ पे दिखाया गया है। देख लीजिए Q परिमाण, Q प्लस और माइनस Q आवेश है, दो आवेश है और दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a माना गया है। तो इसको हम विद्युत द्विध्रुव को अगर P से सूचित करते हैं तो P बराबर Q यहाँ पे हो गया। नोट में यहाँ पे दिखाया गया है कि P वेक्टर यानी P सदिश की दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होंगे वो माइनस आवेश से लेकर किधर के जाएंगे, प्लस आवेश की ओर जाएंगे। ये याद रखने की एक बात है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होते हैं कूलम मीटर होते हैं। ठीक है, सीएम जब भी लिखा होगा तो उसको हम कूलम मीटर पढ़ेंगे और कूलम मीटर जैसे बोलेंगे तैसे हमको समझना होगा कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का बात बोल रहा है। और इसका बीमीय सूत्र भी लिखा दिया है। तो बीमीय सूत्र तो आप इंटर में जान चुके हैं फर्स्ट ईयर में।
तो अगर आपको बीमीय सूत्र के बारे में डिटेल से जानना है तो जाकर मेरा फर्स्ट ईयर का वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अब विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता के बारे में। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक यौगिक में ध्रुवीय यौगिक तथा अध्रुवीय यौगिक को पहचानने में विद्युत द्विध्रुव का सार्थक महत्व है। अब इसमें महत्व क्या क्या है? यदि किसी यौगिक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P फैक्टर बराबर 0 हो तो वे यौगिक अध्रुवित होते हैं। इन सब चीज़ को जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा डीलिंग्स के साथ पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ही आपको होगा। वीडियो को पॉज करके बैक प्ले करके इसको पढ़ेंगे तो आप जाकर इसको समझ पाइएगा। तो ही आपसे गुजारिश होगा कि आप इसको जरूर ध्यान ला के पढ़ें, तभी इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखा गया है। चलिए अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। यहाँ पे क्या ये द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 2Q0, ठीक है, 2Q0 0 आवेश तथा 1 मीटर पर बने किसी द्विध्रुव का परिमाण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो तथा दिशा भी क्या बताइए। तो इसका दिशा भी हमको बताना होगा। तो यहाँ पे Q जो है Q2Q0 है। Q0 मतलब होता है 2 और Q0 का यहाँ पे दिखाया गया है। Q0 मतलब 1 नैनो कूलम आवेश, ठीक है। तो नैनो कूलम आवेश 1 × 10⁻⁶ कूलम होता है। तो 2 था तो 2 दे दिए। अब उसके बीच की दूरी यानी 2a का माने है उसको बीच की दूरी को, तो 2a 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में लाना है तो 10⁻⁻2 हो गया। अब P का फार्मूला हम जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला जानते हैं, Q × 2a। Q का वैल्यू मान इतना था और A का वैल्यू इतना था, उसको कैलकुलेट करके हम किए तो ये आपका हो गया। अब इसका परिमाण जो होंगे, दिशा जो होगा, दिशा क्या होगा कि -Q0 2Q0 आवेश से +2Q0 आवेश की ओर होगा। हम ये बात को जान चुके हैं भली भांति कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होते हैं। अब यहाँ पे हम एक समान विद्युत क्षेत्रों में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर प्रभाव को देखेंगे कि एक समान अगर विद्युत क्षेत्र है और उनमें कोई द्विध्रुव को हम रखेंगे तो उसमें क्या प्रभावित होते हैं, क्या प्रभाव होता है। इसको देखने के बाद अगर आप वीडियो में रह पाएंगे तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे आगे चलकर कि आपको विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्रों में अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में दोनों का व्यंजक ज्ञात करना सिखाएंगे। चलिए फटाफट हम इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर प्रभाव, यदि Q परिमाण तथा 2a दूरी का कोई विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हो, ठीक है। अब फिर और एक बार पढ़ते हैं, यदि Q परिमाण की 2 आवेश है और उसके बीच दूरी 2a है और विद्युत क्षेत्रों के एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, किस कोण पर, थीटा कोण पर। चलिए हम फिगर में इसको डायग्राम में दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, एक यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है ऐसे जो लकीर है उसका विद्युत क्षेत्र जानेंगे, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र उसको जानने के बाद यहाँ देखिए -Q और +Q आवेश 2 विद्युत आवेश को रखा गया किस एंगल पर, थीटा एंगल पर। यहाँ पे थीटा दिया गया है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा 2a दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक जो हम बात यहाँ पे डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि Q प्लस आवेश पर बल क्या होंगे। तो बल आपको दिखाएंगे कि Q और E उसका गुणनफल होगा और E की दिशा की बल में होगा और -Q आवेश पर उल्टा होगा। विद्युत क्षेत्र इधर रहेंगे तो बल की दिशा इधर होगा तो नेगेटिव होगा। वो दोनों हम चीज़ यहाँ पे आपको पहले ही हम बात कर चुके हैं। इसको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हम आपको एक थोड़ा सा रिमाइंडर करने के लिए आगे लेकर जाकर दिखाते हैं कि कहाँ पे हम उसको बात किए थे, ठीक है। इस जगह में हम इसको आपको बात करके दिखाए थे कि विद्युत आवेश कैसे क्या होता है, ठीक है। ऊपर में हम आपको बात करके दिखाए थे। देखिए इस जगह में जब हम माइनस आवेश की बात बोले थे तो यहाँ पे आपको दिखाए थे, ठीक है। ऋणावेश होगा तो इस दिशा में विपरीत दिशा में होगा और यहाँ पे ये सदिश दिशा में होंगे, ठीक है। ये 2 फिगर आपको हम बात कर चुके थे। अब हम जाएंगे, हम जहाँ पे थे अभी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है किसी एक विद्युत क्षेत्र में रखने पर, तो हम उसको बात करेंगे। वहाँ पे इस जगह में हम थे। अब क्या हो रहा है, ये विपरीत बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को
घूर्णित करेगा, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होंगे। तो देखिए यहाँ पे बल ऑटोमेटिकली घूर्णन पैदा हो जाएंगे, क्योंकि एक आवेश को इधर खींच रहा है और एक आवेश को इधर खींच रहा है। तो ऑटोमेटिकली अगर समान परिमाण के दो आवेश विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ये करेगा तो एक ऑटोमेटिक इस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएंगे। तो जैसे यह बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब फिगर के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि बल आघूर्ण मतलब बल होगा और बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवित दूरी। तो बल के क्रिया रेखा में बल एक देखिए दूरी क्या होंगी, ये दूरी आपको होगा तो 0 to Q और बल जो लगेंगे वो आपको ये होगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम टॉ से सूचित करते हैं, इसको टॉ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ये बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है PQO, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में हम साइन थीटा का ये लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण। तो लंब मेरे यहाँ पे होगा, लंब जो है थीटा एंगल यहाँ पे है, तो लंब ये वाला लंब होगा और ये वाला आपका कर्ण होगा। तो लंब हो गया OQ और कर्ण हो गया PQ। अब OQ का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन PQ का वैल्यू हम जानते हैं कि दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोणाकर्णी इसको गुना करेंगे। अब साइन थीटा का फार्मूला तो यहाँ पे आता नहीं है, लेकिन अब इसको हम कोणाकर्णी गुण करेंगे। गुण करने के बाद अगर यहाँ पे देखते हैं तो मेरा समीकरण 1 से, अब यहाँ पे जो आते हैं समीकरण 1 क्या था मेरा, समीकरण 1 में हम OQ का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो OQ का मान रखने पर ये मेरा पे यहाँ पे ये चीज़ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ये करेंगे, क्लियर करेंगे कि यहाँ पे PQ जो है, PQ का वैल्यू हम 2a रख दिए। तो साइन थीटा बराबर यानी PQ यहाँ पे ये हो गया, ऐसे करके कोणाकर्णी गुण होगा। तो OQ बराबर यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए था, 2a साइन थीटा होना चाहिए था, 2a साइन थीटा। तो अब हम OQ का मान यहाँ पे रख दिए, तो 2a साइन थीटा हो गया। और यहाँ पे F का मान हम क्या रख दिए, इस समीकरण 1 में F का मान हो गया आपका QE, ठीक है। यहाँ पे F का मान QE हो गया। अब ये 2 साइन थीटा हो गया। तो टॉ बराबर फार्मूला हुआ Q और 2a और E साइन थीटा। तो ये विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे हम Q2a को हम फिर क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो टॉ बराबर फार्मूला क्या होगा, PE साइन थीटा। E क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, P क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फार्मूला हो गया टॉ बराबर P क्रॉस E, यानी साइन थीटा होगा, इसका मतलब क्रॉस है। अब यहाँ पे दो चीज़ को बढ़िया से यहाँ पे डीलिंग करके आपको समझाया जा रहा है। इस चीज़ को आप गौर से देखिए। टॉ की दिशा में, टॉ की दिशा किधर होंगे, यानी बल आघूर्ण की दिशा किधर होगा, P व Q दोनों के लंबवत 90 डिग्री होता है। तो दोनों के लंबवत क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये दोनों फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। भली बात इसको वीडियो को पॉज करके आप देखिए, और हर चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, दिखाया गया है, ठीक है। हम पूरा चीज़ इसमें ऐसे क्लियर नहीं कर पाएंगे या कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा फेस आप नहीं देख पा रहे हैं, मेरा हाथ नहीं देख पा रहे, सिर्फ हम ऐसे टच कर रहे हैं, वही चीज़ अब देखने को मिल रहा है। तो अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें और आप लोग का थोड़ा सा प्यार दीजिए। हम ज़रूर आपके लिए लाइव वीडियो या तो बोर्ड पर बना के लाएँगे। काफ़ी टाइम उसमें देना पड़ रहा है, इसलिए अभी हम टाइम नहीं दे पा रहे, हम दूसरे काम में अभी व्यस्त हैं। फिर ज़रूर आप लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके बैक कीजिए, कभी पॉज कीजिए, तो इस तरह करके आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब विशेष स्थिति, अब यहाँ पे 3-4 स्थिति करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। विशेष स्थिति में तो केस 1 केस 2 करके यहाँ पे दिखाएंगे, तभी जाकर आपको और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो केस 1 बोल रहा है कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्रों में समानांतर हो, यानी समानांतर होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि ऐसा आपका फिगर बनेगा, इस तरह का आपको फिगर बनेगा, ठीक है। इधर -Q होगा और इधर +Q होगा, तो इस तरह का फिगर बनेगा। तो थीटा का वैल्यू 0 या तो 180 डिग्री हो सकता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रति समानांतर में जाएंगे तो 180 डिग्री का मान होगा थीटा का वैल्यू। तो वही यहाँ पे चीज़ को दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखेंगे, अथवा प्रति समानांतर पर इतना, तो नेट बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू का 0 होता है तो साइन थीटा 0 होता है, या साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो टॉ का वैल्यू जो है 0 कर देगा, तब बल आघूर्ण भी 0 होगा, तब विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा। जब नेट बल आघूर्ण 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या,
कोई इसमें बल नहीं लगेगा या कोई घूर्णन इसमें पैदा नहीं होगा, संतुलन में रहेगा। इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कैसे 0 हो रहा है, साइन 180 डिग्री रखेंगे तो कैसे 0 हो रहा है। ये संतुलित स्थायी संतुलन में होगा। केस टू क्या बोल रहा है यहाँ पे, केस 2 जब बोल रहा है कि जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इधर वाला जो हिस्सा हम दिखाए हैं वो आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्रों के लंबवत रखा जाए यानी 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा कि बल जो होगा वो 0 होगा तथा बल अधिकतम होगा। यानी थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, यानी नेट बल क्या होगा 0 होगा, टॉ मैक्सिमम आएगा। अगर साइन 90 डिग्री हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 मतलब मैक्सिमम होगा पीई का मान। चलिए एक यहाँ पे एग्जांपल हम देख ले रहे हैं, मैथ देख ले न्यूमेरिकल, तब जाकर हमको समझ में आएगा। तो एग्जांपल मैथ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम तथा माइनस उतना ही आवेश के समान परिमाण आवेश है, सिर्फ बीजातीय आवेश है। इसको आप देख लीजिए, बीजातीय आवेश के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतना दूरी पर स्थित है, और यह विद्युत द्विध्रुव पर इतना वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्रों में स्थित है। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया आपका। तो विद्युत द्विध्रुव को समयावस्था से 180 डिग्री में 180 डिग्री में आवश्यक बल आघूर्ण ज्ञात करना है आपको, ठीक है, टॉम ज्ञात करना है। तो आवेश को लिख लिए, दूरी को लिख लिए, ई का वैल्यू लिख लिए। सारा चीज़ लिखने के बाद हम पहले विद्युत द्विध्रुव निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पी का मान में हमको पता नहीं है। तो पी का मान पता करने के लिए विद्युत द्विध्रुव निकाली, तो क्यू का मान और टू का मान रख के हम यहाँ पे पहले पी का वैल्यू निकाल लिए। अब उसके बाद टॉ का फार्मूला हम जानते हैं। टॉ का फार्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। तो पी का वैल्यू इतना निकाल चुके हैं, ई का वैल्यू इतना है, साइन थीटा का मान 18 डिग्री 180 डिग्री बैठा है, तो क्या होगा कैलकुलेट करके 0 हो गया। तो यहीं से इस वीडियो को हम रखते हैं, क्योंकि फिर अगला वीडियो में हम आपको दिखाएंगे विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्रों में घुमाए गए कार्य बराबर, फिर स्थितिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे आगे चलकर, फिर उसके बाद अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।